तो मिशन 80 के लिए बीजेपी ने जिताऊ फॉर्मूला तैयार कर लिया है। बीजेपी 2024 के लिए यूपी में अपने मिशन 80 का जिताऊ फॉर्मूला ढूंढ चुकी है और यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान यह है कि बीजेपी यहां पर राजस्थान और मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला आजमा सकती है। योगी सरकार में कई मंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, कई विधायकों पर बीजेपी दांव खेल सकती है। अलग अलग सीटों पर मंत्रियों के नाम का सर्वे हो रहा है। नाम फाइनल होने के बाद उन्हें 2024 के लिए टिकट दिए जा सकते हैं। इसी पर शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला। पार्टी की प्रत्याशी चयन की हमारी एक प्रक्रिया है, पद्धति है। तो उस पद्धति में बातचीत करके, रायशुमारी करके हम लोग निर्णय करते हैं। अगर मान लो किसी माननीय मंत्री के परिस्थितियां अनुकूल होंगी और वो जीत सकते होंगे, रायशुमारी में उनका नाम आएगा, तो निश्चित रूप से हम करते रहे ऐसा। बीजेपी का दांव, मंत्री विधायक लड़ेंगे चुनाव। सर्वे से तय होंगे नाम, किसका बनेगा काम। यहाँ भी वो मंत्री उतारने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे मंत्री उतार लीजिए, चाहे कैबिनेट मंत्री उतार लीजिए, चाहे सेंटर के उतार लीजिए, चाहे आप स्टेट के उतार लीजिए, हारना आपका तय। इंडी गठबंधन पर भारी बीजेपी की तैयारी। इंडिया गठबंधन जिस भी नेता की जहां उपयोगिता समझेगी उस नेता को वहां इस्तेमाल किया जाएगा और वहां उसको मैदान में उतार करके जनता के बीच में भेजा जाएगा। हम लोग सामूहिक रूप से काम करते हैं। आईएनडी गठबंधन की तरह नहीं कि आपस में सरफटौल किया जाता है। बीजेपी की 24 की विसात विधायकों के साथ। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या होगा, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल ये कि क्या यूपी में बीजेपी एमपी और राजस्थान का फॉर्मूला आजमाने वाली है? क्या इस फॉर्मूले पर बीजेपी आगे बढ़ रही है क्या? हमारे दूसरे राउंड का सवाल क्या होगा वो भी आप देख लीजिए। हमारे दूसरे राउंड का सवाल होगा बीजेपी का दांव, मंत्री विधायक लड़ेंगे चुनाव। क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं क्या? और हमारे तीसरे राउंड का सवाल भी आप देख लीजिए। तीसरे राउंड का सवाल होगा बीजेपी की 24 की बिसात विधायकों के साथ। क्या इस दिशा में बीजेपी आगे बढ़ चली है क्या? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ समीर सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। मनीष राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप आरएसएस विचारक हैं। इसके अलावा रतिभान त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं और हमारे जो पहले राउंड का पहला सवाल है वही सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि क्या यूपी में बीजेपी एमपी और राजस्थान वाला फॉर्मूला आजमा सकती है क्या इसी फॉर्मूले पर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? समीर जी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकट बंटवारे की एक संगठनात्मक व्यवस्था है। आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आपने बाइट भी दिखाया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा और मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि हमारे यहाँ टिकट के बंटवारे की एक व्यवस्था है। हमारे यहाँ चुनाव समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो विचार करती है और कौन सा कार्यकर्ता कहाँ लड़ना है, कैसे किस सीट पर लड़ना है, ये पार्टी के विचार के आधार पर हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और जिस भी कार्यकर्ता को किसको लोकसभा लड़ना, किसको विधानसभा लड़ना, किसको अध्यक्ष बनना, किसको जिला अध्यक्ष बनना, किसको प्रदेश का पदाधिकारी बनना, और पार्टी जिस भी कार्यकर्ता को जो काम देती है हम निश्चित रूप से उस काम को स्वीकार करते हैं और उस काम को हम करते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो संगठन की व्यवस्था है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो विचार है, निर्देश है, उसका हर कार्यकर्ता पालन करता है। और जब कार्यकर्ता को ये कहा जाता है कि आपको ये काम करना है तो समीर जी, ये व्यवस्था तो सभी पार्टियों में है। ये व्यवस्था कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो तय करते हैं कि कौन बढ़िया काम कर रहा है, कौन बढ़िया काम नहीं कर रहा है। उसके बाद आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके बाद शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि किसको चुनावी मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना है। ये तो रटी रटाई बात हो गई।
मैं सवालों के शब्द थोड़ा सा बदल देता हूं। क्या आपके मौजूदा सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपके कुछ ऐसे विधायक जो कि योगी सरकार में मंत्री हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके ऊपर 2024 में दांव खेला जा सकता है? क्या ये स्थिति बन रही है क्या? नहीं, देखिए आप, मैं थोड़ा इसमें से और आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हमारे सभी सांसदों की रिपोर्ट कार्ड अच्छी है, हमारी सरकार की रिपोर्ट कार्ड अच्छी है। अगर अच्छी न होती तो आपने देखा होगा 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बाद भी हम भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में सभी सीटें जीते। हमारा नेतृत्व, आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, योगी जी का नेतृत्व और सशक्त संगठन माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और हमारे महामंत्री संगठन धर्मपाल जी निरंतर बूथों को मजबूत कर रहे हैं। और हमारा नारा है, हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। हम बूथों को मजबूत कर रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और हम सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। जनता का समर्थन आदरणीय योगी जी को और मोदी जी को मिल रहा है, इसी नाते हम देखेंगे हम निरंतर चुनाव में बड़ी बहुमत से जीत रहे। हम 2017 जिस बहुमत से जीते, अच्छी बहुमत से 19 जीते, हम 2022 में 2017 की भी बहुमत को पार कर गए। और मैं विश्वास दिलाता हूं, हमारे नेतृत्व का नारा है 80 प्लस का। हम 80 की 80 सीटें जीतने में 2024 में कामयाब होंगे, अपने नेतृत्व के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, विकास की योजनाओं के दम पर। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का हमने विकास किया है, सरकार ने किया है, सरकार की उपलब्धि है, संगठन की ताकत है, इन सबको मिला के हम बड़ी बहुमत से उत्तर प्रदेश की सीटों को जीतेंगे। समीर जी, हो गई आपकी बात। भदौरिया जी, समीर जी का कहना है कि देखिए हमारे सारे सांसदों का रिपोर्ट कार्ड अच्छा है, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमने सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। ऐसे में हमारे जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं या योगी कैबिनेट के जो मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, हम उन पर भी दांव चलेंगे, लेकिन अंतिम फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व ही लेगा। आप इंडी कहते हैं, कोई बात नहीं। आपका पहला राउंड का सवाल भी यही है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान और महिला, जनता के मुद्दे। दूसरा राउंड का सवाल भी यही होगा, जनता के असली मुद्दे। तीसरा राउंड का सवाल भी यही होगा, जनता के असली मुद्दे। ये जनता के असली मुद्दों पे देखो, इन्होंने नहीं बात की। अगर इन्होंने जनता के साथ काम किया होता, जनता का भला किया होता, इन्होंने अगर अन्याय नहीं किया होता समाज के अंदर में, और न्याय दिया होता, इनकी कानून व्यवस्था अगर ठीक होती, रोजगार दिया होता, किसानों का सम्मान किया होता, युवाओं का सम्मान किया होता, महिलाओं का सम्मान किया होता, तो आज इनको नहीं बोलना पड़ता कि हमको कैबिनेट मंत्री उतार सकते हैं, स्टेट मंत्री उतार सकते हैं। आप कुछ भी उतार लीजिए, कैबिनेट मंत्री उतार लीजिए, स्टेट मिनिस्टर उतार लीजिए, हाल आपका घोसी जैसा ही होगा। जैसे घोसी में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने किस तरह से दलदल में घुसाया, वैसे ही आपको अब लोकसभा के चुनाव में यही उत्तर प्रदेश की जनता आपको अपने मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे आपको चुनाव हराएगी, क्योंकि जनता ने घेर लिया आपको चारों तरफ से। आप जनता के चक्रव्यूह में फंस गए हो, क्योंकि जनता का चक्रव्यूह जो है वो जनता के मुद्दों का है, जिसमें आप बात नहीं करना चाहते। आपको अच्छा लगता है नफरत की राजनीति करना, आपको अच्छा लगता है डिवाइड एंड रूल करना, आपको अच्छा लगता है कैसे हम आपस में लड़ा के अपनी सत्ता हासिल कर लें। आपको अच्छा नहीं लगता है कि आप यहाँ पे समाज को जोड़ने की बात करें, समाज को आगे ले जाने की बात करें, समाज की उन्नति की बात करें, समाज को पैर पे खड़े होने की बात करें, सामाजिक न्याय की बात करें। तो इसकी तो आप बात करते नहीं हो। हम समाजवादी लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बार बार हमने बोला है हम पीडीए तभी यहां संभव हो सकता है सामाजिक लड़ाई, हमें सामाजिक न्याय। हम जाति जनगणना की बात करते हैं क्योंकि पता चलना चाहिए समाज में कौन व्यक्ति कितनी संख्या में है, किस तरह से है, किस स्थिति में है, उसकी पोजीशन क्या है, तभी तो आप उसको आगे लाओगे ना, तभी तो उसको आगे बढ़ाओगे ना। मैं इस पर एक काउंटर ले लेता हूं, भदौरिया जी, इस पर एक काउंटर ले लेता हूं समीर जी से। समीर जी, भदौरिया जी का कहना है कि देखिए हम असल मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं और आप जो है आम जनमानस के मुद्दों से जुड़े हुए नहीं है, इस वजह से आपको बार बार इस तरीके के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। उनका कहना है कि आज आपको अगर मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है, विधायकों को उतारना पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण यही है कि आप असल मुद्दों से भटक गए। जल्दी से आपका रिस्पॉन्स, उसके बाद में अगले अमित जी, हमें लगता है कि घर से तय करके आते हैं कि भाग गए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे आपने सवाल पूछ लिया, मैंने टॉस कर दिया भाई, सुन लीजिए अब। अच्छा पूरा कर लीजिए, एक और सवाल कर लीजिए, कर लीजिए। 10 सेकंड मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अभी महिला आरक्षण की बात हो रही थी तो पूरा विपक्ष साथ खड़ा था कि देश की महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, आरक्षण आना चाहिए, सबने सपोर्ट किया।
आपने उसमें क्लॉज लगा दिया कि भाई पहले यहाँ पे जनगणना होगी, फिर परिसीमन होगा, तब जाके महिला आरक्षण मिलेगा। मतलब हो गया भदौरिया जी, आपने टरका दिया। आगे आपका सवाल। महिलाओं के सम्मान की बात समीर जी, आप। हम तो कहते हैं कि उसमें ओबीसी को भी आगे लाके उसमें कोटा में कोटा डाल के दलित को देखिए अमित जी, आप आइए तो सब करिएगा, समीर जी जवाब दे कर रहे थे। अभी ये घोषी की बात कर रहे थे, रामपुर हार गए, आजमगढ़ हार गए, उसके पहले 6 विधानसभाओं का बाई इलेक्शन हुआ, हार गए, सब निरंतर हार गए, निरंतर हार रहे। घोषी में हमारा वोट कम नहीं हुआ, हमारा वोट कम नहीं हुआ। और रही बात महिला सम्मान की, तो महिला सम्मान बीजेपी करती है, आप नहीं करते हो। आप बताओ ना, आप बताओ महिलाओं के सम्मान में आप किसको लड़ाओगे? क्या डिम्पल यादव जी से महिलाओं का कोटा पूरा हो जाता है क्या? महिलाओं का कोटा डिम्पल यादव से पूरा होता है क्या? नहीं जाएंगे बस में। अरे आप कुछ नहीं करते हो, आप झूठ बोलते हो, आप बेशर्मी करते हो, आप कुछ नहीं करते हो। आप सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। ये बेशर्मी से डिबेट नहीं होती है, सुनने की आदत डालो ना। हमें लगता है कोई बुराई नहीं है, सुनने की आदत डालो ना। आपको हरा रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि भाई सुनने देखो की हमने आदत काम डालो। नहीं किया। अरे 17 में कौन हारा, 19 में कौन हारा, 22 में भदौरिया जी कौन ठीक हारा? नहीं है। देखिए आपने सवाल किया था और आप जिस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते। भाई आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप उसको सुनना ही नहीं चाहते। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा, थोड़ी देर शांत रहेंगे, फिर आऊंगा आप दोनों के पास। प्रियंका गुप्ता, क्या बीजेपी ने जो एमपी और राजस्थान में किया, अब बीजेपी का कहना है कि हमने करके वहां पे सरप्राइज कर दिया, क्योंकि इसके लिए कांग्रेस पार्टी वहां पर तैयार नहीं थी। अगर हमारे सांसद बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे केंद्र के मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। अगर बीजेपी की यही प्लानिंग उत्तर प्रदेश में रहती है, तो जो गठबंधन आप लोगों ने बनाया उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती हो जाएगी, या नहीं होगी कोई चुनौती? प्रियंका जी। जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी मिल रही। मैं समझती हूँ कि चेहरे बदलने से परिणाम नहीं बदल जाएगा। जब बच्चा पढ़ाई में पास नहीं हो पाए, जब पता चल जाए तो बच्चे को ही बदल दो, ये हालत हो गई आज भारतीय जनता पार्टी की। जब रिपोर्ट कार्ड दिखाने का समय, जब इनकी योजनाएं जो इन्होंने कार्य किया, जो पूरे डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में दी इन्होंने, उसके बाद भी आज ये गिनाने में असमर्थ है। इनके सांसद और इनके विधायक सारे लोग यही इसी जाल में फंसे हुए हैं कि चुनाव कैसे जीतना है, पर चुनाव जीतना है। लेकिन अब वो चेहरे जो पहले जीत चुके हैं, जो ऑलरेडी सत्ता में हैं, उन पर दांव नहीं लगाएंगे, बल्कि ये नए चेहरे लेकर आएंगे। तो नए चेहरे में से नीतियां बदल जाएंगी। आपकी तो नीतियां ही सवाल में है। आज जनता ये पूछना चाहती है कि आपने उनको दिया क्या है। आपने उनसे वादे किए 13 रुपए किलो चीनी के, एक तो आपकी सांसद भी हैं और एक आपकी मंत्री भी हैं, 13 किलो चीनी दे रही थी, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में धरना प्रदर्शन कर रही थी तब, और आज जब वो 1100-1200 रुपए में मिल रहा है, तो सवाल तो जनता ये भी पूछेगी, क्या चेहरे बदल देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? इस देश की जनता जो महंगाई से ग्रस्त है, क्या वो समाधान हो जाएगा? बेरोजगारी जो हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या बन के खड़ी हुई, क्या वो समस्या समाधान हो जाएगी? जो क्षेत्रों में आपने वादे किए थे, स्मार्ट सिटी के वादे किए थे, आपने बड़े बड़े वादे किए थे, नौकरियों के वादे किए थे, वो कहाँ है? 10 लाख नौकरियों के वादे किए थे, वो भी नहीं पूरे कर पाए। तो मैं समझती हूं, मैं मनीष जी के पास जाऊंगा, रतिभान जी के पास जाऊंगा, उससे पहले समीर जी अगर आप इस पर काउंटर करना चाहें। प्रियंका जी का कहना है कि चेहरे बदल देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने काम किया होता, आपने अच्छे दिन की बात कही थी, अगर अच्छे दिन आ गए होते तो आपको ये सब नहीं करना पड़ता। जल्दी से। प्रियंका जी बैठ के झूठ बोल रही हैं। इनको राजस्थान में चुनाव हार रही है, छत्तीसगढ़ में हार रही है, तेलंगाना में जमानत जब्त हो रही है। ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी बौखलाहट है। प्रियंका जी आपकी बौखलाहट है कि आपकी जमानतें जब्त हो रही हैं, आप चुनाव हार रही हो। उत्तर प्रदेश में आप हाशिए पर हो। उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल जी चुनाव हार गए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव राहुल जी हार गए और सोनिया जी हारने के कगार पे हैं। आप इंतजार करो, समय आया था। 22 के चुनाव में क्या हुआ आपका, 19 के चुनाव में क्या हुआ आपका, खत्म हो गया। 17 के चुनाव में क्या हुआ है आपका, अपना नगर निगम के चुनाव में क्या हुआ आपका। हस्र जनता आपने बता चुकी है, आज जनता बता चुकी है आपके हस्र को। ठीक है समीर जी, आगे आपका काउंटर। मनीष राजी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके मनीष राजी,
अभी मैं हाल फिलहाल में प्रयागराज गया था, वहां पर आरएसएस के कुछ सक्रिय लोगों से बातचीत हुई जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, हमने जो सर्वे करवाया है, शुरुआती दौर का जो सर्वे हुआ है, उसमें तकरीबन 40 के आसपास सांसद ऐसे हैं जिनके काम से बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। वहां के लोग भी और पार्टी भी मानती है कि उन्होंने जितना काम उनको करना चाहिए था उतना काम नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिले इस बार, कुछ बहुत नए चेहरे यहां पर देखने को मिले? एक तो ये, और दूसरा ये, क्या वाकई में बीजेपी इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि योगी कैबिनेट के वो मंत्री, वो चेहरे, वो विधायक जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको 2024 में मैदान में उतार दिया जाए, वो चेहरे जिनके खिलाफ नाराजगी है उनको भी दूर कर दिया जाए, और जिन चेहरों को लेकर सकारात्मक माहौल है उनको इनकैश किया जाए? मनीष जी। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और आपके प्रश्न में ही एक्चुअली जवाब छुपा भी है। मैं अनुराग जी की भी बात सुन रहा था और प्रियंका जी की भी बात सुन रहा था। मुझे लगता है कोई भी अगर योग्य, प्रियंका जी ने कहा कि बच्चे बदल दिया जाए, कभी भी कोई भी स्कूल का जब कंपटीशन होता है प्रियंका जी, तो आपको बता दूं कि हमेशा आप स्कूल के अच्छे बच्चे, जो काबिल बच्चे होते हैं, उन्हीं को आप कंपटीशन में दूसरी जगह भेजते हो। कभी भी आप कोशिश नहीं करते हो कि अपने स्कूल का नाम बदनाम हो और कमजोर बच्चों को भेजा जाए। आप हमेशा ऐसे बच्चों को भेजते हो जिससे आपके संगठन का, आपके स्कूल का नाम, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता है। मैं आऊंगा फिर आपके पास, आऊंगा, जिसका जवाब दीजिएगा। होल्ड ऑन प्रियंका जी, प्लीज, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। प्रियंका जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी, आपको सुनने में तकलीफ हो, लेकिन बात मैंने वही कही। मैं चुप था, आप बोली, मैं चुप था, तो आप सुनने की क्षमता तो आपने कहा ना, तो हम आपकी बात ही सत्यापित कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा। जो मैंने कहा वही आप कह रहे हैं, कुछ अलग नहीं कह रहे हैं। खुद देखिए, आपने खुद आपने यही कहा ना कि जो अच्छे बच्चे होते हैं, अरे भाई जो अच्छे नहीं है उनको आप बाहर करेंगे, साइड लाइन करेंगे। पर क्या इससे 5 साल वेट कर रहे थे क्या? तब नहीं काम कर पा रहे थे, तब एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे। इस देश की जनता ने जब आपको चुन के बिठाया था, 5 साल के मौर्य जी भी सांसद थे, उप मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो ये संगठन का कैडर होता है। तो इसीलिए आप गलत दिशा में बातों को मत ले जाइए। जब बोलती है तो आप सामने वाले के सुनने के बाद क्षमता रखिए। मैंने वही कहा जो आप कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं। बात पूरी करिए आप जी। तो संगठन देखिए सर्वे कराता है और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अगर मान लीजिए किसी के परफॉर्मेंस कम आता है, हाँ। तो संगठन विचार करके उसको संगठन के दूसरे कामों में लगा देती है। और क्योंकि चुनाव जीतने का विषय होता है और जनता के विश्वास पे खरे उतरने का विषय होता है, तो इसीलिए यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन अभी राजस्थान में भी यह प्रयोग किया गया है, उन लोगों को उतारा गया है ताकि उनको ग्राउंड स्टेटस में पब्लिक जो पसंद करती है उसके साथ, संगठन के साथ समन्वय बनाकर ऐसे लोगों को जनता के सामने लाकर चुनाव जीत के सरकार दिया जा सके और एक अच्छा सरकार दिया जा सके, यह प्रयास रहता है। ठीक है। रतिभान त्रिपाठी जी, अगर ऐसा बीजेपी करती है तो इसके पीछे आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वाकई में ग्राउंड पर आपको नाराजगी दिख रही है मौजूदा सांसदों के खिलाफ? इस वजह से बीजेपी ये चाहती है कि उस नाराजगी को यहां पर न्यूट्रलाइज किया जा सके, उन चेहरों को उतारकर जो पसंद किए जा रहे हैं, जो बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए, हमेशा ये राजनीतिक प्रयोग है, हमेशा होते रहे हैं, पहले भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। ये 5 साल तक जब कोई सरकार काम करती है तो कुछ लोगों से नाराजगी होती है, कुछ लोगों से लोगों में खुशी होती है। तो जो चेहरे जिनसे लगता है कि नहीं यहाँ कुछ मामला कमजोर दिख रहा है, यहाँ कुछ वो है, तो उसको बदला जाता है। और अगर ये होने जा रहा है तो ये प्रयोग कोई बीजेपी नहीं कर रही, पहले कांग्रेस भी करती रही है। हाँ। और अभी राजस्थान उदाहरण है सामने। तो कुल मिलाकर ये कि जो सुनाई पड़ रहा है कि कई मंत्री चुनाव लड़ाए जाएंगे कई मंत्रियों को, तो वो ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उस क्षेत्र में अगर उनकी पकड़ अच्छी है, मजबूत है। पिछली बार भी देखिए 4 मंत्री यूपी से चुनाव लड़ाए गए थे, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी, उधर आपके वर्मा जी बहराइच से, हाँ। और फिर एसपी सिंह बघेल, उनमें 4 में 3 जीत कर आए। तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने अच्छा काम किया तो तभी परफॉर्मेंस दी और दोबारा जीत कर आए। वर्मा जी चुनाव हार गए, वो मंत्री भी नहीं रहे बाद में और बाहर हैं, तो दूसरे काम में लगाए गए। तो ये राजनीतिक प्रयोग होते रहते। भारतीय जनता पार्टी कोई अजूबा नहीं करने जा रही है, न होने जा रहा है। ये खुद कांग्रेस भी राजस्थान में ऐसा कर रही है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये सही है कि 5 साल तक के काम करने में कुछ लोगों की कमजोरी, कुछ लोगों का के उम्र का तकाजा, कुछ लोगों से के पब्लिक से जो रिश्ते हैं खराब होते ही हैं। तो ये प्रयोग होने जा रहा है। मुझे तो लगता है
6-7 मंत्री चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, ऐसा अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही हैं। ठीक है भदौरिया जी, रतिभान त्रिपाठी जी का कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं होने जा रहा है, कोई नया प्रयोग नहीं है, ऐसा अतीत में सभी पार्टियां करती रही हैं। अगर पिछले चुनाव की हम बात करें 2022 विधानसभा चुनाव की, तो अखिलेश यादव जी ने भी अपनी सांसदी से इस्तीफा दिया था, आजम खान साहब ने भी इस्तीफा दिया था और विधानसभा चुनाव लड़े थे। तो अगर पार्टी को लग रहा है कि हमारे कुछ मंत्री बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे कुछ विधायक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और उनको दिल्ली जाना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? देखिए, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी है, उसने अपनी हार मान ली। उसने मान लिया कि हमने 5 साल में कोई काम नहीं किया, ना हमारे सांसदों ने कोई काम किया। अब हमारे चूंकि सांसदों ने काम किया नहीं है, हमारा काम हुआ नहीं है, इसलिए अब हमको नए लोगों को लाना है। बता तो दो अब ना, नए लाओ या पुराने अरे लाओ, कौन सा चुनाव जीते हो ये बता दो ना। 5 साल की सरकार में अब आपको कौन सी योजना लागू किए थे जनता के लिए? गुंडों की भलाई की योजना, इसलिए उपलब्धि बता दो ना। 12 से 17 इसलिए मैं तो ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने अगर तो विंडो बना दीजिए। समीर जी भदौरिया जी, देखिए समीर जी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने आजमगढ़ छोड़ा, हम वो जीत गए, आजम खान साहब ने रामपुर छोड़ा, हम वो जीत गए। वो 2 सीटें गिना रहे हो, कह रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो इन 2 सीटों पर जहां पर आप 2019 में तो सीट को हम कैसे जीते? स्वार टंडा दोनों जीते, स्वार टंडा भी जीते, इनकी जमानत जब्त हो गई स्वार टंडा में। पूरी तरह से क्यों हार गए? क्योंकि जनता ने आजमगढ़ लोकसभा जीते, हम निरंतर जीत रहे हैं, निरंतर हार रहे और कहते हैं कि जनता का समर्थन इनको है। कौन सा समर्थन है? नगर निगम में 1 सीट जीत नहीं पाए, उत्तर की विधानसभा हार गए, लोकसभा हार गए, 17 की विधानसभा हार गए। आपने आधे घंटे डिबेट की समीर जी, एक बार भी नहीं बोला कि हल्ला करते हो, झूठ बोलते हो, आपकी जमानत जब्त हो रही है, आपके नेता गली गली घूमने के बाद भी हार रहे हैं। इस नाते की उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है, के साथ है, तरक्की के साथ है। आप रोजगार बेचते थे, आप आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे, आप गुंडों का समर्थन करते थे, आप गुंडों को पैदा करते थे, आप गुंडा टैक्स लेते थे, आप भ्रष्टाचार करते थे। अब तो 2024 में तो हार उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको खारिज कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपकी जमानत प्लीज भदौरिया जी और समीर जी, आपने सांसद जिता के उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए, तो आपने क्यों नहीं काम किया? ओके भदौरिया जी, आगे आपका सवाल आ गया, इस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन जल्दी से मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी, मैं अनुराग जी का एक ही बात जवाब देना चाहता हूं। 2017 के पहले क्या उत्तर प्रदेश में बहुत शांति थी? जो माफिया राज था, आज जो माफिया खत्म हुए हैं, तो क्या उनसे उत्तर प्रदेश जो सुशासन स्थापित है, क्या उसे अनुराग जी खुश नहीं है? अगर वो खुश नहीं है तो बोल दे कि भाई यही माफिया राज उनको वापस चाहिए। वही माफिया जो रामपुर में होता था, जो आजमगढ़ में होता था, क्या वो उत्तर प्रदेश उनको वापस चाहिए? वो समाजवादी पार्टी में वो कैसे बोल देंगे? समाजवादी पार्टी में, बीजेपी में थोड़ी ना। फिर भी भदौरिया जी, जो बलिया हुआ, जो आजकल कानून व्यवस्था जिस तरह से यहाँ पे खराब है उत्तर प्रदेश, उसकी बात कर रहे हैं ना आप? सही बात कर रहे हैं। बलिया याद है ना, अभी हुआ है, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। इसीलिए आज हम देश में राष्ट्रवाद की बात करते हैं। भदौरिया जी, बलिया नहीं देवरिया, अंग्रेज के, ठीक है। समीर जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? भारतवर्ष की बात करते हैं। ओके समीर जी, जल्दी से। अरे हम, तो भैया आप, अगर आपको बढ़िया दिखाई दे रहा है कि हम भदौरिया जी से एक सवाल करना चाहते हैं। आलोक जी करिए। भदौरिया जी अपने सरकार की उपलब्धि क्यों नहीं बताते? भदौरिया जी 5 साल की उपलब्धि बता दो ना। रोजगार बेच रहे थे, हम रोजगार दे रहे हैं। हमने 6 लाख सरकारी नौकरी दी। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 6 लाख सरकारी नौकरी। आपने शुगर मिल बेचा, आपने शुगर मिल बेचा। सारी उपलब्धियां गिनाने का समय, जब चुनावी मैदान में जाइएगा सारी उपलब्धियां गिनाएगा। प्रियंका जी 30 सेकंड के भीतर आप ये बताइए, बीजेपी का कहना है कि हम प्रयोग धर्मी इसलिए हैं क्योंकि प्रयोग करने के लिए हमारे पास विकल्प है, बाकी पार्टियों के पास तो विकल्प ही नहीं है। जल्दी से प्रियंका जी। देखिए, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब पुरानी पेंशन की बात होती है तब इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इनसे ज्यादा जनगणना की बात की जाए तो ये कहते हैं यहाँ तो करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे।
तो इनके पास कोई विकल्प अब रह नहीं गया। जब जॉब की बात होती है तो इधर उधर घुमाते हैं। एक लेखपाल याद होगा जिसकी भर्ती पर इन्होंने बधाई दी थी, वो नेपाल भाग गया था। तो ये हालत हो गई है यहाँ नौकरियों की का इनका डेटा नहीं दे पाते कि किस किस विभाग में कहाँ नौकरी आपकी सरकार जा रही है। आप ही बोल लीजिए, से आपकी सरकार जा रही है। उत्तर प्रदेश एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान नहीं जाते हैं समीर जी, एक भी सीट नहीं है। आप एक प्रयोग करने की तैयारी में हैं। अब पूरी पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, देखना होगा कि क्या वाकई में प्रयोग होता है और आगे यही तस्वीर सामने आती है कि वो मंत्री वो विधायक जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको दिल्ली भेजा जाए और उस दिशा में पार्टी आगे बढ़े। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं इस वजह से आज ये डिबेट की गई। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहें।